Hello students. Our last topic was tools that are implements. Last topic हमने किया था. Our next topic is preparation of soil. The plants are grown in soil. They obtain water and nutrients from the soil through the roots. Roots are held in place by the soil. Soil microbes and other organisms such as earthworm help to increase soil fertility. It is therefore important that soil is well prepared. प्लांट्स जो है वो हम सॉइल में ग्रो करते हैं, वहीं से वो जो प्लांट्स हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू, और जो रूट्स हैं वो सॉइल में होते हैं एज यू नो. सॉइल माइक्रोब्स और जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स जो जैसे कि अर्थवॉर्म है, ये हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में. तो सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे हम प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्स 2 स्टेप्स. सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए 2 स्टेप्स हैं, प्लॉइंग एंड लेवलिंग. प्लॉइंग, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल. सबसे पहला जो स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करने का, उसको लूज़ करने का और उसके जो बड़े बड़े पत्थर हैं मिट्टी के सॉइल के, उसको तोड़ने का. The process of loosening and turning of the soil is called plowing or tilling. This has the following advantages. Loose soil contains a lot of air space in it. This allows roots to breathe easily. अगर लूज सॉइल होगी तो उसके अंदर काफ़ी सारे एयर स्पेसेस होंगे. ये एयर स्पेसेस क्या करेंगे, जो प्लांट्स हैं उसकी रूट को ब्रीथ करने में ईजी हो जाएगा. Loose soil allows the roots to penetrate deep into the soil, thus the plant is fixed to the soil firmly. अगर जो सॉइल है वो लूज़ होगी तो उसकी वजह से जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर तक जा पाएंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो सॉइल के अंदर अपने आप को अच्छी तरह से फिक्स कर लेता है. प्लॉइंग अपरूट्स द अनडिज़ायरेबल प्लांट एंड किल्स देम. जब हम प्लॉइंग करते हैं तो उसकी वजह से जो वीड्स हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, उन्हें हम निकाल देते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं. लूज सॉइल मिक्सेस यूनिफॉर्मली विद मैन्योर और फर्टिलाइज़र. जो लूज सॉइल हो जाती है जो प्लोइंग के बाद, उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइज़र को ऐड करना या मिक्स करना बहुत इजी हो जाता है और वो अच्छे से उसमें मिल जाती है. लूज सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड अदर माइक्रोब्स प्रेजेंट देयर. अर्थवॉर्म हेल्प टू टर्न एंड loosen the soil. Earthworms and microbes help in adding humus to the soil. These organisms are therefore friends of the farmer. जो लूज सॉइल होती है उसके अंदर अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स बड़े आसानी से रह सकते हैं, जी सकते हैं. जो अर्थवॉर्म्स हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं कि सॉइल को लूज़ करते हैं. तो लूज सॉइल से क्या होता है कि उसमें बढ़िया ब्रीथ कर पाते हैं प्लांट्स, और उसके अलावा जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स हैं उस मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट को बढ़ाते हैं. तो ह्यूमस जो है वो एज यू नो प्लांट के लिए अच्छी होती है. तो दैट इज़ वाई जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स हैं. Plowing brings a nutrient-rich soil from the lower layers to the top and make it easily available for the plants to use. जब हम प्लॉइंग करते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे वाली लेयर है सॉइल की, उसे हम ऊपर ले आते हैं और ऊपर वाली लेयर नीचे चले जाती है. तो इस तरह ऊपर वाली लेयर नीचे जाने से और नीचे वाली लेयर ऊपर आने से जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, जो प्लांट्स की हेल्प करती है. प्लॉइंग और टिलिंग इज डन यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड प्लो. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. जो प्लॉइंग है या टिलिंग है हम कैसे करते हैं, प्लॉ के साथ. ये इम्प्लीमेंट है, एक तरह का टूल है. और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो उससे क्या करते हैं, पहले थोड़ा पानी डालते हैं उसमें ताकि प्लॉइंग जो है वो आसानी से हो जाए. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर प्लॉइंग. प्लॉइंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल. कई बार प्लॉइंग करने से पहले ही फार्म के अंदर ये सॉइल के ऊपर मैन्योर डाल दिया जाता है ताकि प्लॉइंग करते हुए वो जो मैन्योर है वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए. द नेक्स्ट स्टेप इज लेवलिंग. द फील्ड आफ्टर प्लॉइंग may still have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled with the help of a leveler before sowing of seeds. प्लॉइंग करने के बाद फील्ड के अंदर सॉइल के बहुत बड़े बड़े पीसेस हो सकते हैं जिन्हें हम क्रम्स बोलते हैं. अब ये बड़े बड़े पीसेस के अंदर हम प्लांट्स नहीं लगा सकते, तो इन पीसेस को तोड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. तो इनको एक इम्प्लीमेंट के साथ हम तोड़ देते हैं ताकि ये सॉइल जो है वो इक्वलेंट हो जाए सभी तरफ से. इसको जिस इम्प्लीमेंट से तोड़ते हैं या इन क्रम्स को सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेवलर.
उस इम्प्लीमेंट को हम लेवलर बोलते हैं. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. Number one is plow. A plow is used for plowing the field. It is made of wood or iron. Earlier, plow was driven by animals like bulls, horses, or camels, but nowadays tractors are used instead of animals. प्लो जो है आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ के अंदर बैल के पीछे एक लगा के, जैसा कि आपकी बुक में जो इमेज है वो आप देख सकते हैं. जैसे 1.10 जो इमेज है वो वैसे लेवलर किया है, बिल्कुल उसी तरह से प्लो इन बैलों के पीछे लगा लेते थे. तो उससे क्या होता था कि प्लोइंग जो है वो की जाती थी, राइट. लेकिन आजकल जो प्लो हैं वो अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तो उसकी वजह से हम आज ट्रैक्टर यूज़ करते हैं. तो उसके पीछे आप देखो कल्टीवेटर यूज़ करते हैं जो प्लोइंग का काम करता है हमारे लिए. It is made of wood or iron. Earlier, plow were driven by the animals like bulls, horses, or camels, but nowadays tractors are used instead of animals. Use of plow for tilling the soil, for adding fertilizer to the field, for removing unwanted plants. The next implement is hoe. A hoe consists of a long rod of wood or iron. A strong, broad, and bent plate of iron is fixed to one of its ends. The bent plate acts as a knife, जिसे हम पंजाबी में कई बोलते हैं, राइट. Uses of a hoe for loosening the soil, for removing the weeds, इसे हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कल्टीवेटर. In large field these days, plowing is done by the cultivators driven by the tractor. Using tractor saves labor and time. आजकल large fields के अंदर हम ट्रैक्टर के साथ जो है प्लोइंग करते हैं कल्टीवेटर्स को लगा के, तो इससे हमारी जो लेबर है और टाइम है वो दोनों सेव हो जाते हैं. नेक्स्ट इज लेवलर. A leveler is a large piece of wooden or iron plank. It can also be driven by the animals or a tractor. It is used for leveling the fields before sowing the seeds. लेवलर जैसा कि नाम है कि मिट्टी को लेवल करना है, तो ये एक बहुत बड़ा सारा पीस हो सकता है, या तो वुड का या फिर आयरन का. इसको पहले एनिमल्स के साथ पीछे टाई अप करके इसको पूरी फील्ड के अंदर चलाते थे, लेकिन आजकल हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं. तो इसको जो सीड्स हैं उसको सो करने से पहले सॉइल को लेवल करते हैं, राइट. Our next topic is sowing of seeds. Once the soil is prepared, seeds are sown in it. The process putting the seeds in the soil is called sowing. जब एक बार हमारी सॉइल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि सीड्स डालना, राइट. सो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को डालते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं. Most of the crops like wheat, maize, bajra, jowar, oats and mustards are grown by sowing seeds. Selection of good quality and healthy seeds is very important before sowing them. How do you find that the seeds are healthy and good? बहुत सारी ऐसी प्लांट्स हैं जिसे हम सीड्स डाल के हम ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट, मेज़, बाजरा, ज्वार, ओट्स, मस्टर्ड. तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो सीड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के हों. तो आप लोग कैसे चेक करेंगे कि सीड्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है. बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ एक्टिविटी 1.1, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो सीड्स आप डाल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं हैं, और अगर मिक्स हैं तो आपको अपनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स को अलग कैसे करना है. तो बड़ा सिंपल मेथड है. आप एक बीकर ले सकते हैं, एक कंटेनर ले सकते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा वाटर फिल करेंगे. वाटर फिल करने के बाद जो वो सीड्स हैं आपके पास वो उस वाटर के अंदर आप डाल देंगे. आप देखेंगे कि कुछ जो सीड्स हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीड्स जो हैं वो वाटर के नीचे सिंक कर गए हैं. तो जो सीड्स सिंक करके नीचे वाले सरफेस पे आ गए हैं वो गुड क्वालिटी सीड्स हैं, लेकिन जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं एट द सरफेस ऑफ वाटर वो बैड सीड्स हैं. उन बैड सीड्स को हम अलग कर सकते हैं फ्रॉम द गुड सीड्स. इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कौन से सीड्स जो हैं वो गुड क्वालिटी के हैं, कौन से सीड्स बैड क्वालिटी के हैं, राइट. सो इन एक्टिविटी 1.1 you saw that some seeds float on the surface of water. These seeds are lighter than the ones that settle at the bottom. Why are some seeds lighter? These seeds are damaged and have become hollow. Thus they are lighter and float on water. एक बात, ये जो बैड सीड्स हैं
हमें कैसे पता लगा कि ये बैड सीड्स हैं? बिकॉज ये फ्लोट कर रहे हैं। अब बात ये है कि फ्लोट कर क्यों रहे हैं? ये फ्लोट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो बैड सीड्स हैं इनके अंदर होलो यानी कि एक छेद हो चुका है, तो उसमें एयर फिल हो जाती है। उस एयर की वजह से जो सीड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, जिससे वजह से हमें पता चल जाता है कि ये सीड्स हैं वो बैड सीड्स हैं, राइट। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सोइंग दिस सीड। जब हमें सीड सो करने हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड हेल्दी। जो सीड्स हम सो करने वाले हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, डिजीज़ फ्री होने चाहिए। They should be sown at the correct depth in the soil. The correct depth varies from crop to crop. If sown deep in the soil, the roots will not be able to respire. If sown on the surface, bird may डैमेज द सीड्स। सीड्स को जब सो करना है तो उसको एक करेक्ट डेप्थ के अंदर सॉइल के अंदर करना है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे उसे कर देंगे तो क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। और लेकिन अगर आपने उसको सरफेस पे ही सो कर दिया है कि ज़्यादा नीचे नहीं किया तो बर्ड्स जो हैं वो सीड्स को ख़राब कर देंगे, राइट। Seeds should be sown at proper distance from each other to prevent overcrowding of plants. This allows plants to get enough water, nutrients and sunlight. सीड जो सो करने हैं उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे आपको सो करना है, सो दैट हर प्लांट को अपने अपने हिस्से का वाटर, न्यूट्रिएंट और सनलाइट जो है वो इनफ अमाउंट के अंदर मिल सके। अगर वो बहुत ज़्यादा पास होंगे तो वो सब आपस में compete करेंगे, जिससे किसी को भी पूरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से शायद ग्रोथ में कुछ उनको प्रॉब्लम होगी। Seeds not sown directly in the soil. In case of rice and many vegetables such as tomato, onion, and brinjal, seeds are not sown directly in the soil. Instead, they are first sown in small area called a nursery. In the nursery, seeds are made to germinate into small plants called seedlings. Healthy seedlings are picked and then transferred or transplanted in the field manually. कुछ प्लांट्स की केसेस के अंदर जैसे कि राइस और बहुत सारे वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो, ऑनियन एंड ब्रिंजल, हम सीड्स को डायरेक्टली सो नहीं करते सॉइल के अंदर, जबकि हम क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उन सीड्स को कहाँ पे लेके जाते हैं कि नर्सरी के अंदर सो करते हैं। उस नर्सरी के अंदर उन सीड्स को जर्मिनेट करने देते हैं, यानी कि उगने देते हैं, और उनसे जो छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं वो बन जाते हैं। एज़ यू नो, पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी राइस का सीज़न आने वाला है, तो राइस जो है हम सीड सो नहीं करते। आप देखते हैं कि उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसके सीड सोन करते हैं, उसमें से सीडलिंग्स को उतार के उसे फील्ड्स के अंदर लगाते हैं। सो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है? उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि नर्सरी से जब हम सीडलिंग्स लेके आएंगे तो हम हेल्दी सीडलिंग्स को ही यूज़ करेंगे। जो डिजीज़्ड हैं या जो ख़राब हैं हम उन सीडलिंग्स को यूज़ ही नहीं करेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांसप्लांटिंग, इसे हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट हेल्प्स द फार्मर्स टू सेलेक्ट ओनली द हेल्दी सीडलिंग्स। सीडलिंग्स कैन बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंस, इट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहला फ़ायदा कि अगर हम सीडलिंग्स यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स को यूज़ करेंगे, जो हेल्दी नहीं होंगे हम उन्हें यूज़ ही नहीं करेंगे। सेकंड, सीडलिंग्स को हम प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं बड़े आराम से, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, और इससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, राइट। मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, क्या मेथड है जिससे हम सीड्स को सो कर सकते हैं? बाय स्कैटरिंग द सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड, ये मैनुअल सोइंग बोलते हैं इसे। दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज यूज इन केस ऑफ वीट। सम सीड्स सोन बाय दिस मेथड आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड। इस मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, जिसमें हाथ से ही जो बीज हैं या सीड्स हैं उन्हें मिट्टी में फेंक दिया जाता है। तो एग्जाम्पल वीट, राइट। तो इस तरह से जब हम सो करते हैं तो सीड्स जो हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है मेथड बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल 1.14 डायग्राम, ये पिक्चर आपके पास है, उसमें आप देख सकते हैं, इसे हम सीड ड्रिल्स बोलते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इस पार्ट जो ऊपर रेड पार्ट है उसके अंदर सीड्स डाल देते हैं, और पाइप्स के थ्रू वो जो सीड्स हैं वो नीचे हम सॉइल के अंदर डाल सकते हैं बड़े आराम से। Seeds can also be sown by using a simple implement called seed drill. Seeds sown with a seed drill are evenly distributed with the proper distance and reach the right depth. अगर हम सीड ड्रिल से सीड्स डालते हैं तो उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दूसरी बात कि जो सीड्स हैं वो एक राइट डेप्थ के अंदर हम सोन कर सकते हैं, राइट।
Seed drill consists of 5 to 6 long vertical pipes with a funnel at the top. The drill is attached to the plow. It may be driven by bullocks or by the tractor. ये जो सीड ड्रिल्स हैं, इन्हें बुलक्स के साथ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और हम ट्रैक्टर के पीछे भी इसको चला सकते हैं बड़े आराम से. Our next topic is application of manures and fertilizers. Crop plants require nutrients for growth. They are obtained from soil. When a farmer grows crops continuously in the same field, the soil becomes poor in the nutrients. As a result, the crop yield get reduced. There are three ways to overcome this problem. क्रॉप प्लांट्स को एज यू नो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ ग्रोथ. ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से. क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी हो जाती है. तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें मैन्योर्स या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं. इसके बारे में और पढ़ते हैं. नंबर 1, अगर वो कमी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कमी हो गई है तो हम उस कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं? कुछ मेथड्स हैं. नंबर 1, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more seasons. This practice is called fallowing. This allows the soil to naturally regain the nutrients. The decomposition of dead plants and animals by microbes is responsible for returning the nutrients to the soil. However, this practice is not possible as the farmers need to earn money. So for economic reason, fallowing is not practice. सबसे पहला मेथड है कि आप फील्ड को 1 या 2 सीजन्स के लिए खाली छोड़ दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड को या प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? फैलोइंग. इससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो नेचुरली अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से गेन कर लेगी. राइट, क्यों गेन कर लेगी? उसमें क्या है कि जो सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करके वापस न्यूट्रिएंट्स के अंदर बदल देंगे. लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज फार्मर्स को एज यू नो कि बार बार क्रॉप ग्रो करना है बिकॉज उन्हें मनी भी अर्न करनी है. राइट. And second method, add manure and fertilizers to the field from time to time. The substances which are added to the field in the form of nutrients for growing good crops are called manures and fertilizers. दूसरा मेथड ये है कि हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स फील्ड के अंदर टाइम टू टाइम ऐड कर सकते हैं. द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम फील्ड के अंदर ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए ताकि क्रॉप उसे यूज़ कर पाए, उन्हें हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. एंड द थर्ड मेथड इज़ प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स क्रॉपिंग टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं ताकि हम अपने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकें, इम्प्रूव कर सकें. राइट. सब टॉपिक है मैन्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्योर होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. मैन्योर को सॉइल के अंदर ऐड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं. मैन्योर है क्या? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants and animal waste. Manures are generally added to the soil before sowing of seeds. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद बनता है. मैन्योर्स जो हैं वो सॉइल के अंदर ऐड करते हैं जनरली बिफोर सोइंग ऑफ सीड्स. सीड्स सो करने से पहले ही हम मैन्योर्स को फील्ड के अंदर ऐड कर देते हैं. 3 types of commonly used manures are: number 1, farmyard manure. It consists of animal dung, straw, leaves, urine and other farmyard waste. Next is green manure. It consists of green plants, commonly leguminous plants, which are plowed along with the plowing of soil. And third is compost. It is the manure obtained by the decomposition of dead plants and animals. Compost is made by the farmers by dumping plants and animal waste in pits and allowing it to decompose. Bacteria and fungus present in the soil bring about decomposition. जो फर्स्ट टाइप था दैट इज़ फार्मयार्ड मैन्योर. इसमें क्या है कि जो एनिमल डंग है, स्ट्रॉ, लीव्स, यूरिन एंड अदर फार्मयार्ड वेस्ट है, ये एक तरह का मैन्योर है. इसको डायरेक्टली आप सॉइल के अंदर डाल सकते हैं. सेकेंड इज़ ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि हम कुछ लिग्यूमिनस प्लांट्स को अपने फील्ड के अंदर नेचुरली ग्रो होने देते हैं या करते हैं. तो जब प्लोइंग कर रहे होते हैं तो उन ग्रीन प्लांट्स को जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनको हम प्लो के साथ ही मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं या सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं. तो वो डिकम्पोजिशन के बाद ग्रीन मैन्योर का काम करता है. एंड जो थर्ड है कंपोस्ट. इसमें हम मैन्योर बनाते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने के बाद.
इसके लिए जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को उन पिट्स के अंदर, पिट्स खड्डे बना के या पिट्स बना के उसके अंदर डालते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया और फंगस है उसको डिकम्पोज कर सके, और डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। ये तीनों टाइप्स हैं मैन्योर की, और इस मैन्योर को हम यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, इट इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जो सॉइल का टेक्सचर है वो बढ़िया हो जाता है। इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड द वाटर, इससे जो सॉइल की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की वो भी बढ़ जाती है। इट मेक्स सॉइल पोरस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज दस बिकम ईजियर, इससे जो सॉइल है वो काफ़ी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो सॉइल में बड़े आसानी से होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स, इससे क्या होता है कि सॉइल फ्रेंडली जो माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर उसकी जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाती है। एंड द नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मैन्योर भी देखिए न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मैन्योर है वो नेचुरली बन रहा है, नेचुरल चीज़ों से बन रहा है, उसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो होते हैं अवेलेबल, लेकिन बहुत कम अमाउंट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैन मेड है, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर तरह का न्यूट्रिएंट जो वो होता है। तो अगर प्लांट को किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसको वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र के ज़रिए दिया जाता है, राइट। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. Fertilizers are prepared in factories. The most commonly used fertilizers are the NPK fertilizers. NPK means these supply nitrogen, phosphorus, and potassium to the crop. N for nitrogen, P for phosphorus, and K for potassium. Some other fertilizers and the nutrients supplied by them are यूरिया सप्लाइज नाइट्रोजन, जो यूरिया होती है वो क्या सप्लाई करती है, नाइट्रोजन। CAN यानी कि कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट सप्लाइज कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। उसके बाद है डाई एमोनियम फॉस्फेट सप्लाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के फर्टिलाइजर्स हैं जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हमें महसूस होती है कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइप का फर्टिलाइजर्स जो है हम डाल देते हैं सॉइल के अंदर। Advantages of using fertilizers, they are easy to handle, store and transport. फर्टिलाइजर्स को हैंडल करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू द मैन्योर। दे आर नॉट बल्कि इन कंपैरिजन टू द मैन्योर। बहुत ज़्यादा मैन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, बिकॉज मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर होते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बल्कि नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़ता, ये बहुत कम जगह लेता है और बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारा फर्टिलाइज़र आ सकता है। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र सिर्फ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो सॉइल को ही प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी वो है। जैसे हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, यूरिया, कैन, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो जो भी न्यूट्रिएंट उसमें पर्टिकुलर है सिर्फ वही मिलेगा सॉइल को। दे आर कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत कंसनट्रेटेड सोर्स है, राइट, उस पर्टिकुलर न्यूट्रेंट का। लेकिन जो मैन्योर है वो कंसनट्रेटेड सोर्सेज नहीं है, उसमें सभी तरह के न्यूट्रेंट्स हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। डिसएडवांटेजेस भी हैं फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का। दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। सबसे पहले अगर हम कॉन्टीन्यूसली फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है। कि नेचुरल फर्टिलिटी क्या होती है कि सॉइल रीगेन कर लेती है अपने न्यूट्रिएंट्स को, लेकिन अगर हम कॉन्टीन्यूसली फर्टिलाइज़र ऐड ऑन करते जा रहे हैं सॉइल के अंदर तो ये जो प्रॉपर्टी है नेचुरली गेन करने की, रीगेन करने की, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड सेकेंड डिसएडवांटेजेस, दे आर अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना वाटर पोल्यूशन भी करता है, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पेज पे आपके पास डिफरेंसेस हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम के अंदर। Our next topic is crop rotation, a method to replenish the soil with nutrients. Crop rotation एक मेथड है जिसमें सॉइल जो वो नेचुरली अपने न्यूट्रिएंट्स को रीगेन या रेप्लेनिश कर सकती है, राइट। इफ़ द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन इन द फील्ड
ईयर आफ्टर ईयर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम एक ही क्रॉप को फील्ड के अंदर बार बार लगा रहे हैं तो उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। दिस इज बिकॉज द सॉइल बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इफ डिफरेंट क्रॉप्स विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ग्रोन in different season, the fertility of the soil is not affected. For example, wheat or rice crop use large amount of nitrogen from the soil. एग्जाम्पल के तौर पे जो वीट और राइस है वो सॉइल में से नाइट्रोजन जो है वो बहुत यूज़ करता है, तो मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी अगर हम बार बार वीट और राइस लगाएंगे तो। दिस नाइट्रोजन कैन बी replenished if the next crop grown is capable of fixing एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन फिर रीगेन कैसे हो सकती है, वापस कैसे हो सकती है? अगर हम एक सीज़न में चलो वीट या राइस हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सीज़न के अंदर हम अगर कोई ऐसे प्लांट्स लगाएं जो जो नेचुरल यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अपने आप ही नाइट्रोजनियस कंपाउंड के अंदर अगर कन्वर्ट कर सकती है वो क्रॉप, तो सॉइल के अंदर नेचुरली नाइट्रोजन वापस आ जाएगा, राइट? Such a crop can grow in a nitrogen deficient soil, and at the same time the soil is replenished with usable nitrogen because of its ability to fix the atmospheric nitrogen. Example के तौर पे leguminous crops such as pea, bean, soyabean or groundnut are some such crops. लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स की एक खासियत है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक सीज़न में वीट या फिर राइस ग्रो कर रहे हैं तो नेक्स्ट सीज़न में लिग्यूमिनस प्लांट्स अगर हम ग्रो कर दें तो नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो नेचुरली बराबर हो जाएगी, बिकॉज ये जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देंगे, राइट? The practice of growing different crops in different seasons in rotation so that soil is not depleted of its nutrients is called crop rotation. Leguminous crops are used in crop rotation as mentioned above. These are able to fix atmospheric nitrogen and convert it into the usable nitrogen. This process is called nitrogen fixation. Leguminous plants जो हैं crop rotation में हम use कर सकते हैं बड़े आराम से। अभी हमने बात की कि इन प्लांट्स की जो खासियत है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो वापस हो सकती है वैसी। तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप आप रेगुलरली अपने काम को कर रहे हैं और ये काम लर्न करने के बाद अब अपने व्यूज़ भी दीजिए अगर कुछ समझ नहीं आया है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इनटू द ग्रुप और यू कैन कॉल मी। सो ओके, थैंक यू।